जय हिंद जय हिंद। और अब हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स ऑफ द SN1 SN2 रिएक्शन। सो लास्ट पीरियड में हमारा हेलो अल्केन हेलो अरीन के लास्ट पीरियड में हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये टॉपिक शुरू था। उस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये देखिए मैकेनिज्म अपने को सीखना है। आज ये मैं सिखाने वाला हूं, अच्छे से ख्याल दीजिएगा, ठीक है। तो ये SN1 SN2 ऐसी दो प्रकार की रिएक्शंस होती है। अब सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी उंगलियां अपने मोबाइल फोन को टच करने से अपने आप को बचाएं। पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलना पड़ता ना तो सोच समझ के लंबा स्टेटमेंट हो जाता है ना। निगेटिव स्टेटमेंट अवॉइड करता हूं मैं, तो अपनी उंगलियां मोबाइल को नहीं लगाना निगेटिव स्टेटमेंट है, तो वो नहीं बोलना था मुझे, इसलिए मैंने बोला अब आप सभी विद्यार्थी जो है अपनी उंगलियां जो है अपने फिंगर्स जो है अपने मोबाइल से दूर रखें और फुल कंसंट्रेशन आगे जो टॉपिक सिखाने वाला हूं उस पर दीजिए। आप रनिंग नोट्स अपने ओन कॉपी के अंदर लिख सकते हो मेरा लेक्चर देखते देखते, लेकिन आजू बाजू कुछ डिस्टर्बेंसेस है तो उसको अवॉइड करो और फुल कंसंट्रेशन से आगे का लेक्चर सुनिए। SN1 मैकेनिज्म में आपको सिखाने वाला हूं। SN1 में का S मतलब सब्स्टिट्यूशन है, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक है और 1 मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिटेल्स आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स नाम के लेसन में आने वाले हैं। जितना जरूरी है उतना मैं अभी सिखाऊंगा। अभी 100% सभी विद्यार्थी फुल कंसंट्रेशन से सिर्फ लेक्चर सुनेंगे। डिफिकल्टी जब मैं बोलूंगा तभी 0% रिप्लाई देना, थम्स अप वम्स अप जो है जब मैं बोलूंगा तब, खत्म करूंगा तब। अब फुल कंसंट्रेशन से सुनिए। तो केमिकल काइनेटिक्स मतलब ऐसा टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का जो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डील करता है, रेट ऑफ रिएक्शन के मेजरमेंट के स्टडीज को स्टडी करता है। तो हम SN1 मैकेनिज्म का एग्जांपल देखने वाले हैं। आप सभी से अनुरोध है बराबर ख्याल दीजिए। SN1 मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए अपने सिलेबस में जो रिएक्शन है वो है टर्शियरी अल्किल हलाइड। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड ले रहा हूं। इसकी रिएक्शन एक्वियस NaOH या KOH के साथ करवा के जो प्रोडक्ट मिलता है टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। इस रिएक्शन का एग्जाम्पल अपने सिलेबस में है फॉर SN1 मैकेनिज्म एक्सप्लेनेशन। टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड ये सबस्ट्रेट है, इसको सबस्ट्रेट कहा जाता है जिसके ऊपर अटैक होता है और अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल सप्लाई करने वाले सब्सटेंस को रिएजेंट बोलते हैं। फुल कंसंट्रेशन से सुनिए। सो रिएजेंट वो सब्सटेंस जो नया न्यूक्लियोफाइल सप्लाई करता है। इस रिएक्शन में C और Cl के बीच में का बॉन्ड ब्रेक होगा। यहां से आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल Cl नेगेटिव टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड सबस्ट्रेट से निकल जाएगा और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह ले लेगा। So what has happened in this reaction? When tertiary butyl chloride reacts with aqueous NaOH, it gives tertiary butyl alcohol. What has happened in this reaction? Why this reaction is called as nucleophilic substitution reaction? उसका आंसर दे रहा हूं कि in the above reaction, in the given reaction, weaker nucleophile Cl negative has been replaced by stronger nucleophile OH negative. सो इन शॉर्ट एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस किया, इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये SN रिएक्शन का एग्जांपल क्यों है मैंने एक्सप्लेन कर दिया। वन न्यूक्लियोफाइल Cl नेगेटिव हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का हमें पढ़ना है मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म सिखाने से पहले मैं सच में बोलता हूं मुझे एक कहानी याद आ गई। अब ये कहानी मुझे सुनानी पड़ेगी, ऐसे ही याद आ गई। अब इस कहानी के समय तुम एंजॉय करो, क्या बोल रहा हूं मैं ठीक से सुनो। देखो ये कहानी का प्लॉट कैसा है कि इस कहानी में एक घर है। हाँ ये घर है और घर को ये 4 दरवाजे हैं, एक पीछे के साइड में है,
एक साइड में है, दूसरा साइड में है, और एक पीछे से भी है, या यहाँ पर सामने एक दरवाजा है। ऐसे 4 दरवाजे हैं, 4 दरवाजे। ओके, तो 4 दरवाजे वाला ये एक घर है, और इस घर के अंदर जो है एक छोटी सी अमाउंट है, 1 करोड़ रुपए है। तुम बोलोगे सर छोटी सी, ऐसे ही मजाक किया। तो ये 1 करोड़ रुपए वाला घर है, इस घर के अंदर 1 करोड़ रुपए रखे हैं, और इस 1 करोड़ रुपए के ऊपर नजर है एक डाकू की, और वो डाकू है जग्गा डाकू। तो ये जग्गा डाकू था, ये है अपना जग्गा डाकू। ये देखो जग्गा डाकू है, इधर तिलक भी लगाया हुआ है। जग्गा डाकू है अपना, खतरनाक डाकू है। डाकुओं को जनरली ऐसे जब कार्टून निकाले जाते हैं तो ऐसी डॉट डॉट में दाढ़ी दिखाई जाती है, और ये जग्गा डाकू है। और ये जग्गा डाकू जो है, इसकी नजर इस 1 करोड़ रुपए के ऊपर है। इसको 1 करोड़ रुपए चुराने हैं, 1 करोड़ रुपए चुराने हैं जग्गा डाकू को। 1 करोड़, जय भद्रकाली। सही बात, बिल्कुल ख्याल दीजिए पढ़ाई के अंदर अच्छे से। 1 करोड़ के ऊपर नजर है, 1 करोड़ रुपए चुराने हैं। लेकिन इस 1 करोड़ की डकैती में इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये चारों दरवाजे पर मामू लोग खड़े हैं। बॉलीवुड की भाषा में मामू बोले तो कौन? मामू बोले तो पुलिस। और इनके पास में गन भी है, लोडेड भी है, और उनको वो चलानी भी आती है। देखो रे भाई देखो, ऐसे परिस्थिति में क्या ये जग्गा डाकू डायरेक्ट दरवाजे में घुस के 1 करोड़ रुपए चुराने की हिमाकत करेगा? तुम्हारा क्या बोलना है, जल्दी से बताइए। चलो पढ़ाई में ख्याल दीजिए, जल्दी से बताइए। पुलिस है सर, बिल्कुल बिल्कुल, मामू बोले तो पुलिस। चारों दरवाजे पे गन के साथ में पुलिस है, और वो आप देखो तुम लोग, क्या इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द 4 पुलिसमैन क्या वो जग्गा डाकू डायरेक्ट आने की हिमाकत करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। जग्गा डाकू के पास में दिमाग है, वो दिमाग का इस्तेमाल करेगा चोरी करने के लिए। इसने धूम पिक्चर भी देखी थी, ये दिमाग का इस्तेमाल करेगा। दिमाग का इस्तेमाल कैसे करेगा मैं बोलता हूं। ये दिमाग का इस्तेमाल ऐसे कर रहा है, इसने प्लान किया, ये एक टाइम बॉम्ब का इस्तेमाल करना चाहता है। बोले मैं टाइम बॉम्ब का इस्तेमाल करूंगा, प्लान है उसका। क्या सोचता है ठीक से सुनिए। क्या करता, ये एक टाइम बॉम्ब लाता, और उसकी प्लानिंग ऐसी है कि बोले मैं कोई तो भी चारों दरवाजे के पास में के किसी तो भी एक दरवाजे के पास जाकर के उस एरिया में दरवाजे के आसपास में भेस बदल के जाऊंगा, और वहां पे टाइम बॉम्ब रख के आऊंगा। फिर टाइम बॉम्ब थोड़ी देर के बाद में ब्लास्ट होगा। ऐसा उसका प्लानिंग है। तो वो टाइम बॉम्ब बनाता है। टाइम बॉम्ब कैसा बनाता है जग्गा डाकू, वो भी देखिए। जग्गा डाकू का टाइम बॉम्ब क्या है। ये अपने घर में एक ऐसी होती है पतली पतली सी, है ना, और इसके यहां पर टिप पर हम इसको जलाते हैं। इसके टिप पर ऐसा इसको जलाया हुआ रहता है। ये क्या है, और इसमें से ऐसा धुआं भी निकलता है, स्मोक निकलता है। ये कौन है, लंबी रहती है ऐसी, और इसकी अच्छी खुशबू भी आती है। सही पहचाना आपने, ये है बत्ती विथ अगर। बत्ती विथ अगर मतलब अगरबत्ती। हाँ, तो यह अगरबत्ती लेता है, और इस अगरबत्ती को यहां पर एक सुतली बॉम्ब अटैच कर देता है, बांध देता है। और इस सुतली बॉम्ब की यह है वात। क्या बोलते तुम उसको मालूम नहीं। ये कौन है, सुतली बॉम्ब। अबे टाइम बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब, लेकिन टाइम बॉम्ब कैसा है, गावरान टाइम बॉम्ब है, गावरान टाइम बॉम्ब। अगरबत्ती जलाता, उसको यहां पे एक सुतली बॉम्ब लगाता, और फिर वो यहां से टच करके रखता है। फिर ये ऐसी अगरबत्ती को ऐसा ऐसा पीछे ला लेता है, ऐसा पीछे, और घूमते फिरते भेस बदल के ऐसा ऐसा जाता है एक दरवाजे के पास में, और दरवाजे के पास जाकर के धीरे से वो टाइम बॉम्ब वहां पे गिरा देता है। क्या करता, टाइम बॉम्ब को वहां पे गिरा देता है, और थोड़ी दूर जाके छुप जाता है। थोड़ी देर बाद में वो अगरबत्ती जलते 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 वो सुतली बॉम्ब के वात के पास में आएगी, और फिर वो बॉम्ब ऐसा फूटेगा। जैसा ही वो बॉम्ब फूटेगा तो ये चारों के चारों मामू देखने के लिए जाएंगे। तीनों के तीनों मामू दरवाजे के पास में जाएंगे, अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। जैसे ही वो वहां पर चले गए, ये फट से भागते हुए आए, इधर दरवाजे से घुसा, 1 करोड़ रुपए चुराए और निकल गया।
चोरी हो गई, चोरी हो गई, देख लो देख लो, बराबर देखो, घटना हो गई, चोरी हो गई। तुम्हारे समझ में आ गई क्या कहानी? ठीक से देख लो। घटना के पात्र काल्पनिक है, इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। This was SN1 mechanism for you all in my style। ये SN1 मैकेनिज्म है, टाइम पास नहीं था। कुछ बच्चे जैसे मैंने बोला कहानी सुनाता, बोले क्या यार सर तो बोल रहे थे फुल कंसंट्रेशन से सुनो, और अब देखो बोले कहानी सुना रहे। अरे बाबा, मेरे हर करतूत के पीछे बच्चों का फायदा होता है। ये SN1 मैकेनिज्म था, कैसे मैं सिखाऊंगा, अब फुल कंसंट्रेशन से सुनिए। ये है 1 करोड़ का घर विथ 4 मामू, मतलब ये है टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। ये है टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। ये कार्बन है वो जिसके ऊपर OH निगेटिव को आके बॉन्ड फॉर्म करना है। ये है जग्गा डाकू। ये कौन है? जग्गा डाकू। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल बोले तो जग्गा डाकू। ऑल 3 मिथिल ग्रुप्स शो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नाम तो जरूर सुना होगा। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मतलब रिपेल करने वाले, निगेटिव को रिपेल करने वाले, इलेक्ट्रॉन पेयर को दूर धकेलने वाले। तो अल्किल ग्रुप्स शो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब OH निगेटिव आने वाले न्यूक्लियोफाइल को वो रिपेल करते हैं। और Cl तो खुद एक न्यूक्लियोफाइल है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये आने वाला OH निगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, और ये 4 पुलिस है जो इस 1 करोड़ के ऊपर, मतलब इस सेंट्रल कार्बन के ऊपर इस OH निगेटिव को बॉन्ड फॉर्म करने नहीं दे रहे। इसको केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं कि टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड शोज स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बताया? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मीनिंग समझा रहा हूं। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को सबस्ट्रेट के चारों बॉन्ड पर प्रेजेंट रहने वाले ग्रुप्स ने रिपेल करने के कंसेप्ट को केमिस्ट्री में बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। सबस्ट्रेट के सेंट्रल कार्बन को जो ग्रुप्स अटैच है, वो अगर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करते हैं तो उसको केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। सादी सरल भाषा में अड़थड़ा, ऑब्स्टैकल। तो यहां पर यह सेंट्रल कार्बन मतलब 1 करोड़ रुपया है, और ये 4 बोले तो एक न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी वाला क्लोरीन, और ये 3 मिथिल ग्रुप्स। इनके रहते समय इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट आके अटैक नहीं कर सकता है। इसको और केमिस्ट्री की भाषा में बोलूं तो ये जो सेंट्रल कार्बन एटम है, ये 3 बल्कि अल्किल ग्रुप से सराउंडेड है। ये देखो ऐसा ओवर क्राउडेड है। कैसा है? ओवर क्राउडेड। ओवर क्राउडेड सबस्ट्रेट मतलब आने वाले OH निगेटिव को स्टेरिक हिंड्रेंस, जगह ही नहीं है इसके ऊपर आके अटैक करने के लिए। समझ में आ गया? इसको बोलते स्टेरिक हिंड्रेंस। और बोलता तुमको मैं, ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की वजह से इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली आके इसके साथ में बॉन्ड नहीं बना सकता है। इसीलिए पहले जग्गा डाकू ने क्या किया? टाइम बॉम्ब लगाया, एक जन को दरवाजे से हटा दिया, वो हट गया वहां से। क्या हुआ देखने के लिए तीनों भी थोड़े से फैल गए, मतलब सेंट्रल कार्बन एटम को अटैक करने के लिए जगह बनवाई। कैसे? ये देखिए रे भाई, ये देखिए रे भाई, यहां पे दिखा रहा हूं। ये C और Cl का बॉन्ड सबसे पहले स्टेप में तोड़ा जाता है। ये फर्स्ट स्टेप है मैकेनिज्म की, पहली स्टेप। CCl का बॉन्ड तोड़ा जाता है। CCl का बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल वाला काम है। इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो होती है। इंटरमीडिएट में यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट भी बनती है। ये सब और बताऊंगा मैं तुमको डिटेल्स में। ये पार्शियल निगेटिव बनेगा, ये पार्शियल पॉजिटिव बनेगा, धीरे धीरे वो दूर जा रहा ना, Cl इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जा रहा। तो इसका परिणाम क्या होता है कि ये कन्वर्ट होता है टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन में। टर्शियरी ब्यूटिल
क्लोराइड का कन्वर्शन टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन में करा। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी ज्योमेट्री प्लेनर है। प्लेनर होने की वजह से इसकी फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों अवेलेबल है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल से अटैक करने के लिए। ख्याल दीजिए पढ़ाई के अंदर बराबर। तो जब ये प्लेस ऐसी बनवानी थी, ये स्टेबल कंपाउंड का बॉन्ड तोड़ना था तो एनर्जी लगी। तो अपने कहानी का ये हो गया टाइम बॉम्ब बना के उसको लगाने वाला कार्यक्रम। जैसे ही टाइम बॉम्ब बन गया, टाइम बॉम्ब फूट गया और वहां पर जगह मिल गई अटैक करने के लिए, तो अब ये टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन पर प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से OH निगेटिव न्यूक्लियोफाइल देखो निगेटिवली चार्ज्ड है, ये कार्बोकेटाइन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इन दोनों की रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। फिर एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें C और OH के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ऐसा हम इंडिकेट करवाएंगे और ये बनेगा टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। ये रिएक्शन फास्ट हो गई। अपने एग्जाम्पल में भी मैंने तुम लोगों को कुछ इसी अंदाज में सिखाया था। कैसा सिखाया मैंने तुम लोगों को? क्या बताया था? देखो यहां पर मैंने ये वाला मैकेनिज्म याद करो तुम लोग। जैसे ये टाइम बॉम्ब फूटा था, उसके बाद मैंने कहानी कैसे बोली, एकदम स्पीड से ये फट से भागते हुए आया और 1 करोड़ रुपए लेकर के चला गया। और ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला था, अगर तुमको याद है तो मैंने ये बहुत फास्ट बोला था, पहले की कहानी स्लो बोली। और जैसे ही ये बॉम्ब फूटा, ये इधर चले गए देखने के लिए क्या हो गया क्या हो गया, ये फट से भागते हुए आकर के चला गया लेकर के। मतलब ये मैकेनिज्म की सेकंड स्टेप है जो पॉजिटिव निगेटिव आयन के बीच में हुई, अपोजिट चार्जेस के आयंस के बीच में हुई, मतलब बहुत फास्ट हुई। This is how this example was related to SN1 mechanism. In the presence of these 4 electron repelling groups, incoming nucleophile is not able to form the bond with the central carbon atom directly. So first of all, the bond between the outgoing nucleophile, that is chloride group, and carbon is broken. स्टेबल मॉलिक्यूल का बॉन्ड तोड़ना है तो यहां बहुत एनर्जी लगेगी, इसलिए मैंने टाइम बॉम्ब वाला एग्जांपल बताया। आसानी से क्या दरवाजे पे पुलिस को जाके बोलेंगे पुलिस पुलिस तुम बाजू में जाओ, थोड़ी दूर जाओ, मुझे चोरी करनी है? ऐसा होता है क्या? इतने आसानी से काम होता है क्या? नहीं। ऐसे ही टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड एक स्टेबल कंपाउंड है, उसका बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी, रिएक्शन स्लो है, रिवर्सिबल है, एनर्जी सप्लाई करके स्टेबल मॉलिक्यूल का बॉन्ड तोड़ना है और आयन कार्बोकेटायन तैयार करना है। तो पहले जगह बनवाई, फुल प्लानिंग किया, जग्गा डाकू ने टाइम बम बनाया, और जैसे ही टाइम बॉम्ब का स्फोट हो गया, ब्लास्ट हो गया, उसके बाद में की कहानी बहुत फास्ट करनी पड़ेगी जग्गा डाकू को। वो टाइम बॉम्ब लगाया था उसने, वो टाइम बॉम्ब फूट गया, वो पुलिस देखने के लिए गया, तो क्या जग्गा डाकू आराम से धीरे धीरे आके जाएंगे क्या दरवाजे के अंदर? समय कम है, फाट से जाना है उसको, भागते हुए जाएगा, पैसे लेकर के भाग जाएगा। अब SN1 मैकेनिज्म में कैसा इसको जोड़ा है मैंने कि जैसे ही Cl निगेटिव निकल गया, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड से Cl निगेटिव निकल गया, तो टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला था वो कन्वर्ट हो गया टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन में, जो प्लेनर स्ट्रक्चर का है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको, चारों तरफ से ऐसे 3 डायमेंशनल 4 ग्रुप बताए थे, ऐसे याद आ रहा ना? और प्लेनर बोले तो सेंट्रल कार्बन और उसको ये 3 ऐसे ग्रुप अटैच रहेंगे। एक और पेन चाहिए मुझे, एक पेन और मिल गया। तो ये है प्लेनर स्ट्रक्चर, एक प्लेन में तीनों ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो इसकी फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों अवेलेबल है अटैक करने के लिए। प्लेनर है, तीनों मिथिल ग्रुप अब कार्बोकेटायन के प्लेन में है, तो इधर से भी आके अटैक कर सकता, इधर से भी आके अटैक हो सकता है। जब ये टेट्राहेड्रल था तो ऐसे 4 ग्रुप्स थे, एक पेन ऐसा मेरे तरफ भी है, ऐसा इमेजिन करो तुम लोग, तो कहीं से भी आकर के अटैच करने की पॉसिबिलिटी नहीं थी। इसलिए पहले Cl निगेटिव निकाल लिया, प्लेनर स्ट्रक्चर बनाया जिसकी फ्रंट और बैक साइड दोनों अवेलेबल थी अटैक करने के लिए, और फिर वो फ्रंट और बैक साइड से दोनों तरफ से अटैक करवा के 2 अलग अलग प्रकार के टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल बनवाए जाएंगे। कुछ टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल में OH की पोजीशन वही है जो ओरिजिनल टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड में थी, राइट हैंड साइड से, और कुछ टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल में OH ग्रुप मिलेगा
अपोजिट टू द पोजीशन ऑफ द Cl ग्रुप। ये देख लीजिए आप लोग, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड का Cl कहां पर निकाला है, राइट में, और अब जो दो टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल मिले हैं उसमें Cl राइट साइड से रहेगा, तो इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्यूरेशन, और इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल विथ इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिग्यूरेशन। OH ग्रुप की पोजीशन अपोजिट हो गई, इसलिए इन्वर्ट हो गई। इन्वर्ट मतलब अपोजिट। टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड में Cl की पोजीशन जिधर थी उधर ही OH रहा, तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, और OH की ग्रुप Cl के अपोजिट वाले पे आ गई, तो इसको बोलते हैं इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ऐसे दो दो साइड से अटैक वाले प्रोडक्ट्स क्यों मिले, क्योंकि जो कार्बोकेटायन बना था ये कार्बोकेटायन प्लेनर स्ट्रक्चर का है, इसकी फ्रंट और बैक साइड दोनों अवेलेबल है। एक ही कार्बोकेटायन के फ्रंट और बैक साइड से अटैक नहीं होता, कुछ कार्बोकेटायन के फ्रंट साइड पर होगा अटैक, कुछ कार्बोकेटायन के बैक साइड से होगा अटैक। एक ही कार्बोकेटायन पे फ्रंट और बैक हो जाएंगे तो कार्बन पेंटावैलेंट हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, ऐसा तो कंपाउंड ही बनता नहीं। सो हजारों लाखों करोड़ों कार्बोकेटायन प्रेजेंट है टर्शियरी वाले प्लेनर स्ट्रक्चर वाले, उसमें से कुछ कार्बोकेटायन पर फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है OH नेगेटिव, और कुछ पर बैक साइड से अटैक कर रहा है OH नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है अपोजिटली चार्ज्ड है, अट्रैक्शन है, इसलिए इनकी रिएक्शन फास्ट होगी। इसलिए जग्गा डाकू की कहानी के अंदर भाग करके पैसे ले जाने वाली स्टेप बहुत फास्ट हो गई, ऐसा मैंने कहा था। अब बताओ कि तुम लोगों को क्या दिक्कत है इस एग्जाम्पल में और SN1 मैकेनिज्म में। मेरे हिसाब से मैंने कोशिश किया समझाने की। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप SN1 मैकेनिज्म मुझे अभी पूछ सकते हो। बोलिए बोलिए बोलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस, डिफिकल्टीज। योर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इज ऑलवेज वेलकम। Cl को रिमूव करने के लिए एनर्जी कहां से आई, वेरी गुड क्वेश्चन प्रणव टोपले। तो ये CCl का बॉन्ड तोड़ने के लिए पोलर वाटर मॉलिक्यूल, एक्वियस सॉल्यूशन जो हमने लिया था, एक्वियस NaOH, ये पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स वो बॉन्ड तोड़ने में हेल्प करते हैं। मस्त क्वेश्चन पूछा है और मैंने सही जवाब भी दे दिया है। सर मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, अपोजिट वाला। परीक्षा अग्रवाल जी बता दिया। सर यहां पर टाइम बॉम्ब कौन है, टाइम बॉम्ब मतलब पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। टाइम बॉम्ब मतलब आप समझ लीजिए पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स वो बॉन्ड तोड़ रहे हैं, वो बॉन्ड तोड़ते हैं। सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, SN1 मैकेनिज्म में दो स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप जो है वो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड वाली है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन C एंड Cl ऑफ सबस्ट्रेट है। तो बॉन्ड बोले तो स्टेबल एनर्जी होती है ना, ये तो अट्रैक्शन फोर्स है, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी, इसलिए स्टेप 1 स्लो होती है और स्लो स्टेप को ही बोला जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अभी इस पर भी आऊंगा मैं, RDS केमिकल काइनेटिक्स वाला कंसेप्ट है, वो भी समझाऊंगा मैं आप लोगों को। अब देखिए क्या हुआ था, रेट मेजरमेंट स्टडीज या केमिकल काइनेटिक्स ने ऐसा बताया था कि ये रिएक्शन का ऑर्डर 1 है करके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना बताया था 1, मतलब ये रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर है। SN1 मैकेनिज्म ये 1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। कैसे डिसाइड करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो सुनिए, जो मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती है, मल्टी स्टेप रिएक्शन में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होती है, उस स्लोएस्ट स्टेप में जितने रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जितने रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके ही कॉन्सेंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। शॉर्टकट में बता रहा हूं मैं आप लोगों को, डिटेल्स नहीं बता रहा हूं। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। देखिए अच्छे से कितना सादी और सरल भाषा में बोला है।
ऐसे मैकेनिज्म जिसमें एक से ज्यादा स्टेप्स होती है, उसमें से हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है सबसे स्लो स्पीड से होने वाली रिएक्शन, मतलब स्टेप। इस स्लोएस्ट स्टेप में जितने रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ उनके ही कॉन्सेंट्रेशन को अपन चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पर असर पड़ता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे मुझे अकोला से शेगांव जाना है, एग्जांपल अच्छे से सुनिएगा, मुझे अकोला से शेगांव जाना है, तो मेरा अकोला से शेगांव जाने का जो रेट है वो अगर मैं पैदल जाता हूं तो मुझे 10 घंटे लगते हैं फॉर एग्जांपल। मैं अगर साइकिल से जाता हूं तो मुझे 5 घंटे लगते हैं, मैं अगर 4 व्हीलर से जाता हूं तो मुझे 1 घंटा लगता है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन की अलग अलग हो रही है। तो अब ये जो अलग अलग टाइमिंग में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, इस पर असर गिराने के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? क्या मैं नीला शर्ट पहन के गया तो मैं जल्दी पहुंचूंगा? क्या नीले शर्ट की जगह पर मैंने सफेद शर्ट पहना तो लेट पहुंचूंगा? क्या मैंने काला शर्ट पहना तो मैं आराम से जाऊंगा ज्यादा? क्या मेरे शर्ट का कलर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन पर? नहीं। ऐसे ही एक आधे रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उन एक से ज्यादा रिएक्टेंट में से कितने रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता है, यह हमें प्रैक्टिकली वो रिएक्शन परफॉर्म करके आइडेंटिफाई करना पड़ता है। थियोरेटिकली हम नहीं पहचान सकते हैं कि कौन से रिएक्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड है और कौन से पर डिपेंड नहीं है। हमें वो रिएक्शन, अगर जैसा इस रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट्स थे ना, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड और एक्वियस NaOH, तो एक बार इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे और फिर देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या असर हुआ। तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया या बढ़ गया, जो भी असर रहेगा वो चेक करेंगे। अगर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो गया तो ये कंफर्म हो जाएगा कि टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड से ही वो रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट हुआ है। ओके, फिर अब हम क्या करेंगे, जब इसका कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाएंगे तब इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखा था, इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखेंगे, इसका चेंज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करेंगे। अब पलटी मारेंगे, अब टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखेंगे, एक्वियस NaOH का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे और फिर देखेंगे रेट पर क्या असर हुआ। ऐसे प्रैक्टिकली रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी किया जाता है। तो जब टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड से टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल बनाने की रिएक्शन का ऐसा केमिकल काइनेटिक्स के फॉर्मेट में स्टडी किया गया, तो ये रिजल्ट फाइनल साइंटिस्ट लोगों को मिला है कि रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दैट इज रिएजेंट, दैट इज एक्वियस NaOH, but the rate of reaction totally, solely, only depends on the concentration of tertiary butyl chloride only। और इसीलिए तुम ऐसा देख पाते हो कि इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, जहां कहीं मैंने लिखा होगा, ये देखो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ओनली टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड प्रेजेंट है। इसका मतलब सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड है। और ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है 1, उसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। थोड़े स्पीड से बोले हुए स्टेटमेंट्स है, आप लोगों ने रिपीट में ये लेक्चर सुन लेना रिकॉर्डेड, रात को फिर से समझ में आ जाएगा, रिवाइंड कर करके देख लेना। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड मिला, इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक है, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट प्रेजेंट है। मैंने पूरी कोशिश किया है समझाने की, आशा करता हूं आपको SN1 मैकेनिज्म थोड़ा थोड़ा समझा होगा। इसी टॉपिक को कल कंटिन्यू करते हुए SN2 सिखाऊंगा। अभी SN1 खत्म होना बाकी है, अभी SN1 खत्म होना बाकी है। आप रात को 1-2 बार अच्छे से ये लेक्चर को रिवाइंड करके देख लेना, और मैं कल डबल से इसको एक बार रिवाइज करा के आपकी सारे डिफिकल्टी सॉल्व करा के SN2 को सिखाऊंगा। आज मिक्स लाइव क्लासेस में मैं यही रुकता हूं, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।